कई लोग मुझे कमेंट में लिख देते हैं आप तो भाजपा के गायक हैं, आप तो कांग्रेस के गायक हैं, पर मैं बात वही करता हूँ जितना मुझे समझ है, जितनी मुझे पढ़ाई लिखी है। क्योंकि हम किसी के विरोध में अगर बात करें तो उससे क्या वजह, ज़्यादा मुझे 10,000 20,000 फॉलोवर ज़्यादा और मिल जाएंगे और पू मिल जाएंगे, पर बात यही है मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रहबासी तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। जब चुनाव में मेरा गीत भी चल रहा था मैं पहाड़ों को रहवासी, तो कई पत्रकार जनों ने, कई मेरे मित्रों ने मुझसे कोशिश भी करी उगलवाने की कि आपने किसी के फेवर में तो नहीं गाया या किसी को। मैं बिल्कुल न्यूनतम रहा, जिस प्रकार से मैंने गीत बनाया था उसी प्रकार से मैं रहा, और ना मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज करता हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के गीत मैंने कभी नहीं किए। मेरे पे हजारों गीत ऐसे हैं, दर्जनों गीत ऐसे हैं जिनको मैं गा दूं तो मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो 100 गुना बढ़ जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना कभी उन गीतों को मेरे मित्र बोलते थे कि इसको निकाल, हिट हो जाएगा। मैं कहूँ जी जितना चल रहा है वही ठीक है। ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी, ते सणी में दिल्ली घुमोलू अफु चललू गाड़ी, HMT घड़ी पैरोलू तेरा हाथ माँ, मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ माँ, जखियों दी हवा सरारा 5 लाख डुगा सुका भारा, ठंडो मीठो पानी धारा वखी मेरू गो, जख बदरी केदारा वकी मेरू गो। मेरे से जितने बड़े गायक हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा अच्छे से मिलता हूँ, और मिलने के बाद में उनके पास ज़्यादा बैठता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बड़ी हिचकिचाहट लगती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा संघर्ष किया है, हमसे ज़्यादा गीत गाए हैं, और हर मेरे से ऊपर के गायक ने मेरे को अप्रिशिएट किया है। दोस्तों नमस्कार। पहाड़ के एक छोटे से गांव से निकला एक युवा जिसके संगीत की धुनों पर आज देश ही नहीं वरन विदेश में भी लोग थिरक रहे हैं। युवा सौरभ मैठाणी आज हमारे साथ जुड़े हैं। पहाड़ के छोटे से गांव से आप निकलते हैं और आज 7 समुंदर पार, क्या ब्रिटेन, क्या अमेरिका, क्या जापान, सब जगह आपकी आवाज का जादू छा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर कैसा ये संघर्ष रहा? क्योंकि संघर्ष बड़ा अहम होता है, क्योंकि सफलता तो सबको दिखती है परंतु संघर्ष लोगों को नहीं दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राणा जी, और पर्वतजन टीवी को बहुत बहुत आभार कि मेरे साक्षात्कार मेरा समस्त भाई बंधु थे और जो सोशल मीडिया पर लोक संस्कृति थे प्रेम जन तक पहुँचनो छे। संघर्ष की बात आपन करी राणा जी, मैं अपना आप परिस्थितियों को अभाव वालू गायक ही बोल रहा हूँ कि जीवन में संघर्ष करी और आज भी करना अच्छा। निरंतर माता पिता ने सिखाया कि जब तक जान डोली तब तक कोई भी कार्य करो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और उस संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती वो अद्भुत होती है, उसका मजा अलग होता है। आज एंजॉय भी लेते हैं उस चीज को कि सौरभ जी कुछ करके दिखाया तुमने, सबसे कुछ अलग किया जी। मन में होता है सौरभ भाई? मन में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हमने बहुत कुछ तो नहीं कर दिया, पर जितना किया है वो बिल्कुल सेवा भाव से किया है। और मतलब ये आप समझ लिया कि लोक संस्कृति मेरे लिए पूजा के समान है। आज भी सुबह माता जी से मेरी लड़ाई हुई, बोल तू 11 बजे उठ रहा है और न तूने पूजा पाठ किया, मंदिर में थोड़ा जली चढ़ा ले, थोड़ा धूप अगरबत्ती कर ले। तो मैंने कहा माता जी ऐसे बताओ 3:30 बजे मैं रात को कार्यक्रम से आया हूँ और मैं नहीं देख रहा हूँ कि आज जोशीमठ के पैनखंडा में जाना है तो कल सुबह 11 बजे दिल्ली जय बिहार में पहुंचना है, तो परसों मुंबई पहुंचना है, तो फिर दूसरे दिन रुद्रप्रयाग पहुंचना है। तो ये पूजा के समान ही है, कर्म सबसे पहले होते हैं। और लोक संस्कृति के लिए हम कभी अपना स्वास्थ्य नहीं देखना, कभी हम अपना कोई सिचुएशन नहीं देखना, चौकबटिन जैसा कार्यक्रम आता है तो वो संघर्ष ही हमारी पूजा है। मैठाणी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या गायकी का शौक बचपन से था या कुछ लोग एक्सीडेंटल गायक भी बन जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म टिकते नहीं है, परंतु आपकी जो गायकी है वो एवरग्रीन दिखाई दे रही है। मैं गायकी की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। राणा जी, मैं बचपन से तो हल्का फुल्का गाता था क्योंकि मेरी माता जी बहुत अच्छा गाती हैं और वो जेनेटिक
बच्चे में आता है, जिसके भी माताजी पिताजी जो भी प्रोफेशन में होंगे तो थोड़ा जेनेटिक में आता है। तो जब मैं बचपन में था तब कोमर जब शाम जहाँ मेरा गांव है कोयला खाल भरदार रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ जब मैं तीसरी चौथी में था तो वो इंटर कॉलेज में सालाना जो जलसा होता था एनुअल फंक्शन, उसमें मुझे एज अ बच्चा वो थोड़ा हंसी मजाक के लिए कविता सुनने के लिए उसमें प्रस्तुति के लिए बुलाते क्या थे मतलब टीचर लोग आगे करते थे। तो बचपन में भी जब मैंने गाया कॉलेज में तो मतलब बहुत लोगों ने मुझे, बहुत हमारे टीचर्स ने गांव ने बहुत प्रोत्साहित किया, पर कभी मन में ये पता नहीं था कि सिंगर क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये गायक भी कुछ चीज होती है। बस धीरे धीरे जब मैं देहरादून आया, परिस्थितियों के कई थपेड़े खाए, माताजी का बीमार हो गई थी तो हम उसी बहाने से देहरादून आए थे। माताजी पेड़ से गिर गई थी और उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, तो हम देहरादून आना हुआ। फिर माताजी का इलाज बहुत लंबा चला, 2 साल 2.5 साल दून अस्पताल से, तो तब हम देहरादून ही रहने लगे। फिर देहरादून में मैंने सब काम किए, दुनिया का अत्याधिक काम मैंने करे हैं, वो चाहे होटल में काम करने से हो, वो चाहे अखबार बांटने से हो, चाहे बल्ब की फैक्ट्री में हो, चाहे अचार की फैक्ट्री में क्रेडिट उठाने से हो, मैंने बहुत सारे काम करे और उनका लाभ भी मुझे आज मिलता है। जब मैं कार्यक्रम में जाता हूँ तो यदि मैं यहाँ से जोशीमठ जा रहा हूँ और मेरे देवप्रयाग में गाड़ी खड़ी हो गई तो मुझे बिल्कुल पता रहता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, ये कहाँ सही होगी, कौन इसे सही करेगा, मतलब वो एक्सपीरियंस बिल्कुल वहाँ काम आ रहा है जीवन में। सौरभ भाई, आपके मित्र ये कहते हैं कि जब स्कूल में आप गाना गाया करते थे तो लड़कियों का सेंटर ऑफ पॉइंट सौरभ मैठानी रहते थे, जिससे आपके दोस्त आपसे चिढ़ा करते थे, लड़कियों के बीच आप काफी पॉपुलर रहते थे। ये क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? आप देखिए, जो गाना बजाने वाले होते हैं उनसे पूरी दुनिया ही आकर्षित होती है। पर हाँ, जो हमारे मित्र काफी बनते थे स्कूल में और लोग बड़ा पसंद भी करते थे, मुझे चिढ़ाते भी थे। जो मैं गाने गाता था उस गाने से कभी चिढ़ाते भी थे, कभी उन गीतों का आनंद भी लेते थे, पर सबसे मेरी अच्छी घुले मिला रहता था। आज आप जो है सफलता के उस पायदान पर हैं, जो स्कूल के समय के जो फ्रेंड्स होते हैं वही असली फ्रेंड्स होते हैं। फोन आते हैं उनके कि यार सौरभ कमाल करिए भाई। बिल्कुल आते हैं कमाल करके तो नहीं आते हैं, पर हमारे सारे दोस्त आज भी साथ में हैं और कोई एयरफोर्स में है तो कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर है, कोई नेवी में है। और आज भी हमारी जब शाम को ग्रुप में बातें होती हैं या वीडियो कॉल होता है तो सब प्रशंसा करते हैं, कहते हैं सौरभ भाई सबसे अच्छा तू ही कर रहा है। तो मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो सबसे बेरोजगार आदमी हूँ हमारा तो सॉल मिलता है, मोमेंटो मिलता है, तो ऐसी कभी बातें होती है, बहुत प्रशंसा करते हैं। सौरभ भाई, कभी आपको इस विषय को लेकर जो है कभी सोचते हैं आपकी भैया एक जो शिक्षक होता है स्कूल का होता है और एक विधायक जो है एक विधानसभा का होता है, एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का होता है, पर संगीत का जो दायरा है वो असीमित है। यहाँ भी आपको सुनते हैं लोग, इंग्लैंड में भी सुनते हैं, और फेम जो मिलती है, कैसा लगता है इस फेम को लेकर जब इंग्लैंड में आप जो है गाना बजाते हैं, अमेरिका में गाना बजाते हैं, जापान में गाना बजाते हैं और सौरभ मैठानी के गानों पर लोग थिरकते हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट मन से ये बात बताऊंगा कि जो सम्मान गायक बनने में मैं हूँ या चाहे कोई भी हो जो लोक संस्कृति की सेवा कर रहा है, उसको जब लोगों का प्यार मिलता है, वो सम्मान मिलता है, चाहे वो देश में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो गांव में। यदि मैं किसी गांव में गया हूँ और 2 घंटे पहले से कोई बुजुर्ग महिला, हमारी माता ताई लोग 60 साल की उस ठंड में बैठी हैं कि उस मैठानी ऊँच और मैठानी का गीत सुननी या गायक जो फलानु गायक जो गाना सुन, तो उस सम्मान के सामने सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। वो धन बल सारा वो कम हो जाता है और जो प्यार मिलता है, जो उन लोगों की एनर्जी हमको मिलती है, तो वो हमारी थकान को भी भुला देता है। हमने कितना ट्रैवल करा, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कई बार मैंने ही क्या, हमारे साथ जितने भी हमसे वरिष्ठ सिंगर रहे होंगे या जो हमारे साथ के हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने डेट ले रखी है और गला अस्वस्थ हो गया, डेट ले रखी है, हम अस्वस्थ हो गए। हाँ, बिल्कुल शरीर का कोई भी त्योहार में कलाकार अपने घर पे नहीं रहता है, कोई भी भाई बहन चाचा ताई की जो रिलेशन की शादी होती है वो घर पे नहीं रहता है, क्योंकि फंक्शन भी उसी दिन होते हैं जो शुभ मुहूर्त होता है। बिल्कुल। तो हम उस टाइम सब चीज भूल जाते हैं और कार्य को आगे रखते हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जापान हो, जो लोगों का प्यार मिलता है, जो लोग हमें देखने के लिए, हमारे गीतों पे झूमने के लिए
जो बेताब रहते हैं, उस सम्मान के सामने, उस फेम के सामने सब चीज़ फीकी हो जाती है और जीवन का आनंद, जीने का आनंद और बढ़ जाता है। सौरभ भाई, मंगल गीतों में भी आपकी निपुणता है और बड़े अच्छे प्रोग्राम भी आप आयोजित करते हैं। मंगल एक नए तौर पर उभर रहा है, तमाम कलाकार आ रहे हैं। एक मंगल गीत मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में सुनना चाहूँगा। मैं मंगल गीत से शुरुआत करता हूँ और फिर उसके बारे में बताता हूँ। मंगल गीत चमोली में, रुद्रप्रयाग में, जौनसार में, मसूरी में, रवाई में, कुमाऊं में, पौड़ी में, टीरी में, हर जगह अलग अलग गाए जाते हैं। धुनें अलग होती हैं, सार एक ही होता है, शब्दों का जो सार है वो एक ही होता है। तो मैं आपको जो हमारे रुद्रप्रयाग में भरदार पट्टी का उन्हें गए जनू, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि यरण पीठों के दे बसो बली, यरण पीठों के दे बसो बली, यरण पीठों माँ दे बसो बली, यरण पीठों माँ दे बसो बली। यदि आप पौड़ी में जाएंगे तो इस प्रकार की धुन है। पहली न्यूति वेद मुखी बरमा, आज चाहिदा बर्मा जी को काज, आज चाहिदा बर्मा जी को काज। अगर आप इसी को केदार घाटी में जाएंगे तो वहाँ इस प्रकार गाया जाता है। ब्यादे न्यूत्या बे गणपति द्यो, ब्यादे न्यूत्या गणपति द्यो। कि आज हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आज हमारे यहाँ शुभ मंगल कार्यक्रम है। हमने गणपति जी को या हमने ब्रह्मा जी को पहले ही रात को ही इनविटेशन दे दिया है। आप यदि इसी रवाई क्षेत्र में अगर जाएंगे, मसूरी से जो डॉक्टर भी बैठ है, तो वहाँ गाते हैं कि पूरो जस दिया खोली का गणेशा, पूरो जस दिया रे मोरी का नारणा, पूरो जस दिया पंचनामा देवा, पूरो जस दिया रे भूमि का भूम्या। तो बहुत वेरिएशंस हैं और इतनी समृद्ध संस्कृति हमारे मंगल गीतों की है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा। तो सौरभ भाई, आपने मंगल गीतों से शुरुआत कर दी है और जर्नी को आगे बढ़ाना भी बड़ा जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि कॉलेज से निकला हुआ युवा आज 7 समंदर पार जो है अपनी आवाज का जादू बिखेर रहा है। इस बीच का संघर्ष कैसा रहा, किसने टेक दिया? क्योंकि आसान नहीं होता है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो हर कोई जो है पीठ पर हाथ नहीं रखता, क्योंकि हर किसी को अपना भविष्य जो है सिक्योर चाहिए। और दूसरे जो आपके कंप्यूटर होते हैं उनको भी खतरा महसूस होता है कि इस पर हाथ रख दिया तो कहीं आगे ना निकल जाए। ऐसी सिचुएशन आई कभी? देखिए, ऐसी सिचुएशन तो आई नहीं, और आई भी होंगी तो इंसान के अंदरूनी मन होता है, चाहे मेरा हो चाहे अन्य का हो। पर मैंने पहले डांस से शुरुआत करी। तो पहले मैंने कई कार्यक्रमों में, कई एल्बमों में, कई फिल्मों में पीछे डांस कराओ, बैकग्राउंड में जो डांस। फिर मैंने नुक्कड़ नाटक भी किए। मैंने लगभग आज तक के 700 से 800 मैंने नुक्कड़ नाटक किए। अच्छा। गली गली में और हर क्षेत्र में। मुझे आज आप उंगलियों पे भी पूछ देंगे तो मुझे हर गांव पता होगा। चाहे वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का आप मुझे पूछ लेंगे, मैंने 2012 में जो नुक्कड़ नाटक करेंगे, तल मानिला, मल मानिला, ताड़ी खेत, नैल, चांच, भिक्यासैंड, जैनल, मुझे हर ब्लॉक के, हर जिले के गांव तक के याद है, क्योंकि मैंने नुक्कड़ नाटक बहुत सारे किए। फिर जब मैं नुक्कड़ नाटक करा, धीरे धीरे
2013 में मेरा सिलेक्शन आकाशवाणी में हुआ, नजीबाबाद केंद्र में। धीरे धीरे कई संस्थाओं के साथ जुड़ा, कभी बीच में काफ़ी 3-4 साल मैंने किशन महिपाल जी के, नरेंद्र सिंह नेगी जी के, प्रीतम भरतवाण जी के पीछे भी सहगायन किया। धीरे धीरे वो प्रभु की कृपा थी और परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे काम करना जरूरी था, वो डांस का हो, वो नाटक का हो, वो इन सब में, क्योंकि मैं तैयारी करने के लिए उतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं था, या पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखूं तो उतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं इस काम को कर तो इसलिए रहा था कि मैं अपना घर का पालन कर पाऊं, अपनी आजीविका जुटा पाऊं। पर धीरे धीरे भगवान ने सुनी और वो मार्ग बनता चले गया। आज जो भी थोड़ा बहुत एक गायक के पैदान पे हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहला ब्रेक कहाँ से आपको मिला और पहला गाना जो आपने गाया और सुपरहिट हो गया, उस विषय में मैं जानना चाहूँगा। पहले के मैंने 1-2 जो गीत गाए, एक भजन था तू रहंदी मां ऊंचा पहाड़ों में, वो फिल्म, वो लस्या प्रोडक्शन से वो गीत आया था। वो भी मेरा थोड़ा बहुत चला, तो मुझे कीर्तन के और ये भजनों के कार्यक्रम में लोग बुलाने लग गए, 500 में, 1000 रुपये में, ऐसे ऐसे। फिर मेरा एक बॉस हुएला गीत चला, बहुत पौराणिक गीत था, वो मैंने रिप्राइज करके बनाया था उस टाइम का। तब लोग मुझे थोड़ा बहुत अकेले कार्यक्रम में बोलने लगे। पहले तो मैं पीछे जाता था गाने के लिए कोरस में, फिर लोग मुझे बुलाने लगे धीरे धीरे। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता कि इसने मुझे ऐसा ब्रेक दिया, वो परिस्थिति ने और उस प्रभु ने मुझे संघर्षों से आगे निकले, बिल्कुल, और रास्ते बनते गए। बिल्कुल। सौरभ भाई, पहला गाना जो आप बता रहे थे कि जो आपने गाया और लोगों ने बहुत जो है उसको अप्रिशिएट किया, और वहां से जो है आपको बूम मिलना शुरू हो गया। गीत तो पहला मेरा खुटियुमा झंवरी करके एक था, पर वो बहुत ज्यादा चला नहीं। जो ज्यादा चला वो मेरा भजन तू रहंदी मां ऊंचा पहाड़ों में, ये भजन चला था। अच्छा, ये यहाँ से आपको ब्रेक मिला जी। 2 लाइन हम संक्षिप्त में इसकी भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये गाना बड़ा अहम है। तू रहंदी मां तू रहंदी ऊंचा पहाड़ों मां, शिव जी का गैल मां मेरी मां, तू रहंदी मां तू रहंदी, इस प्रकार के भजन था। ये भजन जो है आपको पॉपुलरिटी के ग्राफ जो छूने पर इसने जो है मजबूर कर दिया। सौरभ भाई, आगे की जर्नी के विषय में मैं जानना चाहूंगा। अब आपको काम मिलने लग गया, एक पहचान बनने लगे कि कोई युवा है सौरभ मैठाणी, इस लड़के की आवाज में जादू है, और लोग आपको बुलाने लगे। अब आप असिस्टेंट गायक से जो है मेन स्ट्रीम के गायक बन के, इसके बाद जर्नी किस प्रकार से रही? अब सिचुएशन, क्योंकि अब बराबरी का लेवल आ गया है। बिल्कुल सिंगिंग, बिल्कुल। अब असल में अब कंपटीशन और टफ हो गया। हाँ। पहले मैं अपने लिए कार्य करता था, अपने आजीविका के लिए और अपने घर के लालन पालन के लिए कार्य करता था। अब सम्मान की लड़ाई होगी। आज सम्मान के लिए भी करना है, लोक संस्कृति के लिए भी करना है, और लोगों ने इतना जो सम्मान दिया है गायक होने के नाते, उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। तो उस प्रकार के गीत, उस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थिति, उस प्रकार से लोक संस्कृति के लिए समर्पण होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो हमारे साथ 25-30 लोगों की टीम काम करती है, वो हमारी म्यूजिक टीम हो गई, वो हमारे साउंड सिस्टम टीम हो गई, वो हमारे डांस टीम हो गई, वो हमारे साथ हास्य वाले हो गए, उनकी भी आजीविका गायक पर निर्भर है। मैं कोई वैसा वो नहीं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, पर जो हमारे उत्तराखंड की इंडस्ट्री है वो गायक बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब मैंने भी जब कार्य करा, या मैं देखता हूँ जो हमारे साथ भी म्यूजिशियन जाते हैं, वो दूसरे सिंगर के साथ भी जाते हैं, वो तीसरे के साथ भी जाते हैं, और वो जो कार्यक्रम मिलता है, या जो वो एल्बम बनती है, या जो यूट्यूब पे जाता है, वो मार्केट सिंगर का बनता है। तो उसकी भी प्रायोरिटी है कि वो अपने साथ अपने टीम को भी खड़ा रखे, और अपने टीम के लिए भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए भी वो कार्य लगे रहे। सौरभ भाई, आज एक सफल गायक आप बन चुके हैं, और जीवन में वर्तमान परिस्थितियों में सम्मान उसी को मिलता है जो सफल होता है। क्या वास्तव में कभी इस प्रकार से सोचा था आपने कि भैया अगर नहीं बन पाया गायक तो फिर मेरे पास ABCD तमाम ऑप्शंस आपने रखे होंगे? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं कुछ बन गया हूँ, क्या बन गया हो, ऐसा फील नहीं होता है? कुछ नहीं होता। अच्छा, कभी भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब वही लगता है कि आज भी उसी पायदान पे हैं, आज भी वैसा ही है, सिर्फ गाना गा रहे हैं। लोग अत्यधिक जानने लग गए हैं,
जहाँ 2000 कमाते थे वहाँ 4000 कमाने लग गए, और कुछ नहीं है। आज भी वही मेहनत है, आज भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पूरे जितने भी गायक हैं, जो आने वाले गायक हैं, वो भी उसी रूप से आगे बढ़ें, क्योंकि लोक संस्कृति में बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसमें भाग्य का भी खेल होता है, उसमें कंटेंट का खेल होता है, उसमें मीडिया का खेल होता है, उसमें लाइजनिंग का खेल होता है। बहुत अच्छा गाता है कोई, पर भाग्य ही नहीं है, उसका गीत नहीं चल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा गला है, पर उसके संपर्क ही नहीं है, उसे कार्यक्रम ही नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छी गायिका है, उसके अंदर एटीट्यूड इस प्रकार का भरा है कि कोई उसे मंच पे देखना ही नहीं चाहता है। तो ये बहुत इन सब चीजों का समावेश है, जो हम इंटरव्यू से भी पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं पे कठोर बनना पड़ता है, तो कहीं पे बहुत विनम्र बनना पड़ता है। ये सामंजस्य सीख गए आप। कहीं पे हमें पता है कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी चुप रहना पड़ता है। तो इन चीजों को सब जो लेके चलता है, वो सफल व्यक्ति जरूर बनता है। गायक तो बनेगा ही सफल, पर वो किसी कार्य क्षेत्र में भी होगा, उसके अंदर ये सारी नीतियां हो और सारे नियम उसको पता हो, तो वो एक सफल व्यक्ति बने। सौरभ भाई, कभी शॉर्टकट के विषय में नहीं सोचा आपने? क्योंकि जिस प्रकार के फॉरवर्ड गाने चल रहे हैं और एकदम से जो है व्यक्ति सुर्खियों में छा जाता है, और उतनी जल्दी ग्राफ बढ़ता है तो डाउन भी हो जाता है। कभी आपने सोचा नहीं कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा, और जो शॉर्टकट लेते हैं मैं उनको भी बुरा गलत नहीं मानता हूँ। क्या पता उनकी क्या परिस्थिति है, उनकी मानसिक बौद्धिकता कितनी है, या कैसे बन गया, या सिचुएशन ने बना दिया। कोई नहीं खराब है, सब अच्छे हैं। बस मैं इस पे कार्य करता हूँ कि जो मैं गीत निकालूं या जो मैं मंच पे गाऊं, उससे हमारे समाज को कोई हानि ना हो जाए। उस गीत के माध्यम से, कहीं गीत मैंने गाया कि अब अरे छोरो मंडाने लगावा, खूब प्यावा, खूब झूमा, अब गीत तो चले गया 100 मिलियन, बिल्कुल 200 मिलियन, मुझे तो लाभ हो गया, मुझे संपत्ति का लाभ हो गया, मुझे फेम का लाभ हो गया, पर उससे समाज को और जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा टीनेजर्स है जो उस गीत को पहुंचा रहा है आगे, वो तो बात यही समझ रहा है कि जो इस गायक ने कहा बात यही है। तो इस प्रकार के गीत मैंने कभी नहीं किए। मेरे पे हजारों गीत ऐसे हैं, दर्जनों गीत ऐसे हैं जिनको मैं गा दूं तो मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना कभी उन गीतों को। मेरे मित्र बोलते थे कि इसको निकाल, हिट हो जाएगा। मैं कहूँ जी जितना चल रहा है वही ठीक है। मैं फूल पत्ती गाड़ गदेरे, गाँव की बात तो देशवादी, मैं पहाड़ी, काफलो झंगोरो कोदे की बात ही मैं अपने गीत में करता हूँ, और मेरे गीत चले भी वही हैं। कल मेरे एक मित्र हैं सुधाकर भट्ट जी, उन्होंने कहा मैठाणी जी बड़ा अच्छा गाना बना रखा बल मैंने, काजल बिंदी बिंदी का बड़ा अच्छा मेल था उसमें। तो मैंने कहा जी इसे भी करेंगे, पर इसमें कहीं पे बीच में फूल पत्ती और पर्वत नदी भी डाल दो क्योंकि मेरे गीत जो भी चले पहाड़ से संबंधित गीत चले। मैठाणी जी, अब संघर्षों पर हमने बात की, अब एक गाना आपका, गाने तो आपके जो हैं, क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान, गाना आप ऐसे गाते हैं कि जो है सभी को पसंद आता है। ये आप किस प्रकार से ढूंढ लेते हैं कि भैया ऐसा गाऊंगा तो ये हर उम्र पर सूट बैठेगा, हर व्यक्ति को ये सूट लगेगा? ऐसा है साहब, जो गाँव मरोंदू उसकी फीलिंग अलग है, जो दिल्ली में बैठा है उसकी फीलिंग है कि मैं काश सक्षम होता तो मैं अपने गांव चले जाता। और जो विदेश में है वो सोच रहा है कि काश मुझे भी मौका मिलता, मैं सक्षम बन जाता तो मैं गांव चले जाता। और पहाड़ वाला व्यक्ति सोच रहा है कि यार यहीं रोजगार खुल जाते तो मैं यहीं, मेरे को नौकरी मिल जाती तो मैं अपने पहाड़ में रहता। जो देश की और हमारे पूरे समाज की स्थिति है, आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली का पॉल्यूशन देख लीजिए, चाहे आप देहरादून की भीड़ देख लीजिए, तो उन सिचुएशनों को ही मन में रख के मैंने अत्यधिक गीत बनाए हैं। सौरभ भाई, अनेक गायक ऐसे हैं जिनके गीत कोई और लिखते हैं और वो सिर्फ गाते हैं। आप अपने गीत खुद लिखते हैं या फिर कभी कभार आपके पास जो है गीत आ जाते हैं और आप लोग गाते भी? ना, मेरे अत्यधिक गीत जो आए वो मेरे पे किसी न किसी माध्यम से आए। मेरे मित्रों ने लिखे हैं, मेरे साथ जो लेखक जुड़े हैं उन्होंने लिखे हैं। अत्यधिक गीत जो मेरे फेमस हुए हैं वो सारे किसी न किसी ने और ने लिखे हैं। सौरभ भाई, अब पहाड़ों का रहवासी जो आपने गाना गाया, गाने तो आपके सभी प्रचलित रहे, इस गाने की थीम के विषय में जानना चाहूंगा। कैसे इसकी थीम बनी और गाने की 4 लाइनें मैं सुनना चाहूंगा। लोग 2 लाइनें सुनना चाहते हैं, हम 4 लाइनें सुनना चाहेंगे। क्या बात है। एक हमारे मित्र हैं देश दीपक नौटियाल, वो लंदन में रहते हैं अभी वर्तमान में, और वैसे उत्तरकाशी के। वो मेरे पास एक गीत लिख के लाए थे कि मैं पहाड़ों
को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू आरो का पानी वाली। ओहो। तो वो काफ़ी छंद उन्होंने लिखे थे, बहुत सुंदर इसमें। और उनका सौरभ भाई ये गीत करने हैं। तो पहले तो 6-8 महीने में मैं कार्यक्रमों में व्यस्त रहा। और मैंने वो जो हमारा, जहाँ मैं पुराना किराए पे रहता था, जब हाँ जिस मकान में, वहाँ टीवी था मेरा, और टीवी के नीचे मैंने वो कागज़ रख दिया। मैंने कहा ठीक है देश दीपक भाई, इस पे काम करेंगे। फिर मैं एक दिन शाम को बैठा ऐसी हारमोनियम पे, और मैंने कहा इसकी धुन बनाता हूँ। अच्छा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा आरो, मैंने कहा पहाड़ की महिला या पहाड़ के मेरे वो बुजुर्ग दादा थोड़ी नहीं पहचान पाएंगे आरो क्या होता है। बिल्कुल। तो मैंने देश दीपक नौटियाल भाई से संपर्क किया। मैंने कहा नौटियाल जी, यहाँ पे कुछ हम चेंज कर सकते हैं? तो उन्होंने भी सुझाव दिया, मेरा भी सुझाव था। हमने कहा यहाँ पे बिस्लेरी करते हैं। तो फिर बिस्लेरी वाली हो गया। तो फिर उसकी धुन बनाई। मैंने कहा नौटियाल जी, मैंने 4-5 धुन बना दी, अब कौन सी धुन रखनी है? कि सर आपको जो अच्छी लगती है आप वो रखिए। फिर अश्वजीत भाई ने इसका म्यूजिक डायरेक्शन किया। फिर सोहन चौहान ने इसका फिल्मांकन किया यूके फिल्म्स के माध्यम से। और तब ये गीत यहाँ तक आज पहुँच गया। सौरभ भाई, अन्य सभी लोग 2 लाइन गाने का जिक्र आपसे करते हैं, पर मैं 4 लाइनें सुनना चाहूँ। जरूर। कि तू पिकनिक मनोदी, मैं डांडियों रोंदू बासा, तू डिस्को डांस कर दी, मैं लांदो घूंडिया रासा, तू दे स्वादी मैडम छे, मैं छोरा छो पहाड़ी, मैं धारा को पानी वालू, तू बिस्लेरी वाली, मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिस्लेरी वाली। बहुत शानदार। और गायन में जो है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। सौरभ भाई, पहला कौन सा ऐसा गाना था जो हिट रहा, सुपर डुपर रहा, लोग थिरकने पर मजबूर हो गए? उस गाने के बारे में जानना चाहूंगा। राणा जी, पहला गाना मैंने वो जो आपको बताया वही था, बॉस हुरेला करके। और पर जो मुझे पहचान मिली, ज्यादा मिली, वो थोड़ा बहुत ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी, हाँ। मेरी प्यारी निर्मला, और ये पहाड़ों को रहवासी, वखी मेरुगो, हिट बिजुली, ये जो मेरे बाद के गीत आए, सपना शादी, तो इनसे मेरी थोड़ा पहचान बढ़ने लगी। इनमें से मैं चाहूंगा आप किसी भी गीत की 2 लाइनें सुना दें। जी। मैं आजकल एक मेरा गीत आ रखा है, उसकी आपको जी 4 लाइनें सुनाता हूँ। और जुबिन नौटियाल जी के चैनल से ये गीत है, हिमालयन पल्स से। कि रुसांदी किले तू भग्यानी मेरी जो, पराणी मेरी तू, मैं सच्ची बनू छो, सुण्याल बिंग्याल मजाक कनू छो, रुसाण नित्वेन मैं सच्ची बनू छो, सुण्याल बिंग्याल मजाक कनू छो, रुसाण नित्वेन मैं सच्ची बनू छो। इस प्रकार। सौरभ भाई, बहुत शानदार और बहुत वजनदार जो है आप गा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि म्यूजिक क्षेत्र में जो है आज आप अपना जलवा बिखेर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं और पूरे उत्तराखंड की शुभकामनाएं हैं कि आप इसी प्रकार से जलवा बिखारते रहें, उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें। अब जब संगीत की बात करते हैं तो आदर्श किसे मानते हैं? किसको गुरु मानकर, एकलव्य बनकर आपने कभी सोचा होगा कि इनकी तरफ गाऊंगा, इनकी तरफ फेम मिलेगी? कभी सोचा आप? देखिए, मैं इसमें एक नाम बताऊंगा तो बड़ा मेरे लिए भी कठिन है। दूसरी बात मेरी यह है, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो किसी कार्य क्षेत्र का हो, वो गायक हो, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे हर वक्त सीखता हूँ, हर समय सीखता हूँ। और आदर्श अगर मैं बात करूँ तो मेरे ही नहीं, मुझे लगता है जितने भी उत्तराखंड के गायक हैं मेरे साथ के, उनके आदर्श आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी, प्रहलाद मेहरा जी, जौन सार से हमारे नंदलाल भारती जी, यही सब लोगों के आदर्श, तो मेरे भी यही आदर्श। अब बात आर्थिकी पर करते हैं और जीवन के गुजर बसर पर करते हैं। हालांकि उम्मीद है कि आपका गुजर बसर तो बहुत अच्छा हो रहा होगा। कलाकार को आर्थिकी के लिए बड़ा जूझना पड़ता है, और संस्कृति विभाग से कितना सपोर्ट मिल पाता है, ये बड़ा सवाल है। आपका तो नाम है, फेम है,
सब सौरभ मैठानी को जानते हैं, तो आपको तो मुझे लगता है कोई कमी नहीं, परंतु एक कलाकार जो संघर्ष कर रहा है, जिसका भाग्य साथ नहीं है, यहाँ से भी तंगी वहां से भी तंगी, सौरभ भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोक संस्कृति के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, गायक हो, म्यूजिशियंस हो, डांस टीम हो, एक्टिंग हो, जो लोक संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेवा कर रहे हैं। अगर वही डांसर लड़की बॉलीवुड में डांस करे या कहीं भी, एक उदाहरण, तो उसका मान दे, अगर आर्थिकी से देखा जाए तो उसके 100 गुना होगा जो लोक संस्कृति में मिलता है। और जो भी हम लोग लोक संस्कृति में कार्य कर रहे हैं, ये हम पूजा कर रहे हैं संस्कृति की, बिल्कुल, और आने वाली पीढ़ी तक के हमारी संस्कृति जाए एक मात्र माध्यम बन रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा हम आर्थिकी के लिए नहीं सोच सकते कि लाखों करोड़ों मिल जाएगा। एक सामान्य नाम होने के बाद भी गायक एक सीमित बजट ही बचा पाता है, या जो जैसे आपने कहा उसमें भी जिसका भाग्य हो वो गायक बन जाता है, थोड़ा फेम मिल जाता है, 2 4 10 कार्यक्रम मिल जाते हैं। पर कई हमारे कलाकार 80% ऐसे हैं, उनमें मैं भी क्यों ना हूँ, मुझे भी अभी 1 2 साल से ही कार्यक्रम मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया। मेरे तो गाने जितने नहीं होंगे जितने लाखों का मेरे पास लोन होगा। घर नहीं बनाता तो लोग लड़की ना देते, शादी ना होती तो घर भी लोन। आपके पक्ष में तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ये तो सामान्य सबके पक्ष में हो सकता है। नहीं, मेरे पक्ष की बात है, मैं आपको बताता हूँ। तो माता जी ने कहा 2018-19 में शादी कर लो, तो भैया हमने प्रयास भी करे शादी करने का, ठीक है, 24-25 साल मेरी उम्र थी। तो लड़की वालों ने जितने के यहाँ पूछा, उन्होंने कहा जी देहरादून में मकान है, तो हमने कहा नहीं, तो उन्होंने फिर हमारा फॉर्म ब्लॉक ही कर दिया। और ऐसी स्थितियां प्रदेश में बन रही हैं, पूरे कलाकारी में बन रही है। जय मकान नहीं बोल देहरादून में, जय प्लॉट नहीं बोल तक नॉन ही नहीं दे उनको। ऐसा समाज का सिस्टम है। तो मकान भी बनाया तो मैंने भी लोन पे ही बनाया, अभी लोन ही चल रहा हो, पता नहीं 3 साल तक चलेगा। तो संघर्ष बहुत है, पर भगवान ये है कि उस लोन के फेवर में जब तक गला चल रहा है, जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक ये कार्यक्रम मिल रहे हैं और वो लोन उससे गुजर रहा है। कोई बहुत बड़ी संपत्ति की न लालसा हम लोक संस्कृति में कर सकते हैं और न होगा। तो ये है जिस प्रकार से आप संस्कृति विभाग भी कह रहे, मैंने कई कार्यक्रम संस्कृति विभाग से किए पिछले 5 सालों में, और 5-5 साल पहले मैंने 20-20 हजार लोगों से कर्जा लेके मैं कार्यक्रम में जाता था। आज बद्रीनाथ है, म्यूजिशियन तो उसी टाइम देना पड़ेगा मुझे, गाड़ी का मेरे को उसी टाइम देना पड़ेगा, खाने का उसी टाइम पे, ठीक है। हमें वहां से भी थोड़ा फायदा हुआ संस्कृति विभाग से, जब कार्यक्रम मिले तो मिले। बीच बीच में जब मेरे बिल नहीं निकले या मेरे पे तंगी आ जाती थी पैसों की, लॉकडाउन लग गया, पैसा है ही नहीं, मेरे साथ साथ 20 लोगों की टीम है, कई बिल अप्रूव ही नहीं करे कई सालों तक, तो मैंने नाराजगी भी जताई थी। मैंने उसके माध्यम से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तो मतलब जो आर्थिक रूप से कलाकार है वो बहुत मजबूत नहीं है। उसके लिए सरकार को भी देखना चाहिए, हमारे संस्कृति विभाग को भी देखना चाहिए, और हमारा जो समाज है उसको भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा नरम दिल रख के कलाकार को जो जिस माध्यम से हो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। सर भाई एक और जो है, यदि हम बात करें बॉलीवुड की बात करें तो एक चंद सेकंड का एक रोल मिलता है, पैसा अमाउंट भी 100 गुना होता है, और उसकी जो साख होती है, छवि होती है, वो भी 100 गुनी जो है होती है। और वहीं दूसरी ओर आप जैसे जो कलाकार हैं, हालांकि आप तो उस ग्राफ से काफी ऊपर उठ चुके हैं, जो लगातार लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, लोग संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, बड़ा वेरिएशन यहाँ दिखता है मुझे। देखिए राणा जी, इसमें तो हम कैसे तुलना करें। यदि अगर 100 गुना मिलता है तो बॉलीवुड का क्षेत्रफल भी बड़ा है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सब चीज किसी न किसी के सर डाल दें, थोप दें। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ बहुत न्यूनतम है। मैंने कई बार जब चर्चाएं होती है तो मैं कहता भी हूँ, सरकार को संस्कृति का थोड़ा सा और बड़ा बजट बढ़ाना चाहिए, और समाज के वो व्यक्ति जो सक्षम हो चुके हैं, हमारे ही क्षेत्र के क्यों ना हो, वो भी कुछ सरकार के साथ बना के, जैसा भी अच्छी नीति, फिल्म नीति जो सरकार लाई है उससे थोड़ा लाभ हुआ है, उससे फिल्में हमारी बनने लगी हैं। कुछ गीतों के लिए भी ऐसा सिस्टम निकाला जाए, या कुछ ऐसा समन्वय जरूर बने शासन प्रशासन का, समाज का, गायकों का, विभागों का, कि किस प्रकार से हम कलाकार को आगे कर सकते हैं।
मैं अभी जब यूके गया, लंदन गया या मैं कनाडा गया, तो मैंने देखा वहाँ की अलग अलग पॉलिसी है। कोई भी चौक होगा, उस चौक पे बढ़िया सा मंच बना के वहाँ के आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन डोनेशन भी कर रहे हैं। सरकार ने एक उनका मानदेय फिट कर रखा है, और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको वो यादें लेके जा रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मान लीजिए हम इतना बड़ा टूरिस्ट हमारा औली में आता है, इतना बड़ा टूरिस्ट हमारा नैनीताल आता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आता है। तो कार्यक्रम होते हैं, ओपनिंग के दिन होता है, अंतिम दिन होता है। एक छोटा छोटा अमाउंट बना के, और यदि 5-10 कलाकारों को हर दिन औली में प्रोग्राम दे दिया जाए, एक सीमित बजट, क्योंकि कलाकार बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन करता नहीं है, और रोज वो डेलीगेट्स उनका औली घूम घाम के शाम को इस स्थल पे भाई एक कार्यक्रम होगा, वो निःशुल्क होगा। तो वो जो डेलीगेट्स आएंगे, वो जब वीडियो बनाएंगे और सर्कुलेट करेंगे पूरे देश में, पूरे इस विश्व भर में, तो मुझे लग रहा है उससे पर्यटन भी बढ़ेगा। बिल्कुल, पर्यटन बढ़ेगा तो आएगी, उसका कुछ परसेंटेज अगर कलाकारों में चले जाएगा तो कोई बुरा नहीं। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें सरकार पे ही थोप दे कि जी नहीं कार्यक्रम ही कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि सरकार को शिक्षा भी देखना है, तो स्वास्थ्य भी देखना है, तो कुछ भी देखना है। कई लोग मुझे कमेंट में लिख देते हैं आप तो भाजपा के गायक हैं, आप तो कांग्रेस के गायक हैं। पर मैं बात वही करता हूँ जितना मुझे समझ है, जितनी मुझे पढ़ाई लिखी है। क्योंकि हम किसी के विरोध में अगर बात करें तो उससे क्या वजह, ज्यादा मुझे 10,000 20,000 फॉलोवर ज्यादा और मिल जाएंगे और वो मिल जाएंगे। पर बात यही है, जो सिस्टम बन सकता है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल भविष्य में आए, मैनेजमेंट समाज को, इंसान को, स्वयं को, प्रशासन को, सब चीज को मिला के बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा बजट वहीं कर देंगे। और मैंने जो आपको बताया ये बिल्कुल सटीक है, प्रैक्टिकल है। औली में मैं परसों औली में था 10 दिन पहले, और मैंने देखा अभी बर्फ प्रसाद की तरह गिरी हुई है, बर्फ भी नहीं है, फिर भी लगभग 5,000 लोग घूमने आ रखे थे, और 5,000 लोग ने, एक आदमी ने 10-10 हजार रुपये तो खर्च कराई। बिल्कुल। तो यदि उनको वहाँ बर्फ की जगह उनको नृत्य देखने को मिल जाता तो दूसरे दिन भी उतनी ही वो होते, उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। आप चाह रहे हैं कि ऐसी कुछ प्रकार की योजनाएं यहाँ भी बनी, जिससे पर उत्तराखंड की भी आर्थिकी बढ़े और कलाकारों की आर्थिकी बढ़े। सौरभ भाई, तमाम देशों में आप गए हैं, मैं जानना चाहूंगा कौन कौन से देश आप विजिट करके आए हैं? राणा जी, मैं अभी तक के यूनाइटेड किंगडम चले गया हूँ, बर्मिंघम, नॉटिंघम, स्कॉटलैंड, लंदन, कनाडा भी मैं पिछले साल गया था, तो बहुत आनंद आया, बहुत प्रेम मुझे मिला। वैंकूवर, कैलगरी, एडमिंटन, टोरंटो, विक्टोरिया, और यूएई तो मैं कई बार चले गया हूँ, दुबई, बहरीन, मस्कट, और अभी भी अब पहली बार जापान में कार्यक्रम हो रहा है फरवरी में, तो उसमें भी मैं अपनी पूरी टीम के साथ जापान भी जा रहा हूँ। जापान का प्रोग्राम कब होने वाला है लगभग? जापान का प्रोग्राम होने वाला है 3 फरवरी को। 3 फरवरी जी। और कितने दिन चले गए वहाँ पे? कार्यक्रम अभी तो 1 ही दिन का तय है। भाई, क्या कभी इस प्रकार की घटना आपके साथ हुई है कि एक लालच भरा प्रपोजल आपके पास आया हो कि भैया इस गाने को आप गा दो और आपको माला माल कर देंगे, इतना दे देंगे कुछ? राणा जी, मेरे जीवन में तो ऐसा सिचुएशन नहीं आई, और कार्यक्रमों में जरूर ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्होंने कहा मैठाणी जी आपका वहाँ कार्यक्रम है, प्लीज आपकी यहाँ भी डिमांड है, आप आ जाइए, हम आपको बढ़ा के दे देंगे ये। पर मैंने तब भी कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने यदि 25,000 का मांगल गीत का प्रोग्राम पकड़ रखा है, मेरे पास कोई 50,000 का सांस्कृतिक कार्यक्रम आ रहा तो मैं वो छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि यदि यहाँ किसी का दिल दुखेगा तो वो मेरे लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार की सिचुएशन मेरे जीवन में तो नहीं आई, पर हाँ हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन किसी और कलाकार के जीवन में आई हो। आपके जीवन में इस प्रकार मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं आया कि आप जो है विरोध में गाना गा दीजिए और जो है आपको इतना अमाउंट मिलेगा, इसके बाद इतना अमाउंट मिलेगा? बिल्कुल। कहीं दाएं बाएं से किसी दोस्त के थ्रू? क्योंकि डायरेक्ट तो आपका नाम इतना बड़ा है, डायरेक्ट तो कोई आपके पास आएगा नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा तो कभी नहीं आए। बाकायदा जब चुनाव में मेरा गीत भी चल रहा था, मैं पहाड़ों को रहवासी, तो कई पत्रकार जनों ने, कई मेरे मित्रों ने मुझसे कोशिश भी करी उगलवाने की कि आपने किसी के फेवर में तो नहीं गाया या किसी को। मैं बिल्कुल न्यूनतम रहा, जिस प्रकार से मैंने गीत बनाया था उसी प्रकार से मैं रहा, और ना मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज करता हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ कि
एक दिन के लाभ से कोई जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाएगा। अगर किसी ने छल कपट करा है और उससे कमा लिया बहुत बड़ा किसी गाने उगा के या किसी के विरोध में गा के, तो उसकी छवि को फिर इंसान उसी प्रकार से जीवन में तोड़ते हैं। अच्छा, इस गाने को लेकर क्या विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि पहाड़ों को रहवासी और दिल्ली रहने वाले, मतलब एक वेरिएशन ढूंढा जा रहा था माइग्रेशन को लेके, पलायन को लेके? हाँ, पलायन को लेके भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैराशूट कैंडिडेट जिनको अचानक टिकट मिल जाता उनको इनसे जोड़ा जा रहा होगा। हाँ, वो कई सिस्टम चले थे उस टाइम पे। ऐसे कई पत्रकार जन मुझे पूछते थे, कई बार खबरों में भी छूना वो करा, पर मैंने लोक संस्कृति के लिए गीत बनाया था केवल, और मेरा लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का उस गीत में जिक्र था, खान पान का जिक्र था। मैंने कहा जी, दिल्ली में जो सुविधाएं आपको पैसा दे के देने पड़ेंगे वो हमारे उत्तराखंड में निःशुल्क है। तो हमारे चौक नारंगी दादी कब वो दादी उग के फल देने लग जाती पता भी नहीं चलता है। और हमारे पहाड़ में जो खूबसूरती है उस गीत में, वो धारे के पानी में, वो कहीं भी आप दुनिया का किसी भी वाटर ले आए, वो मिनरल वाटर सारे फेल है। तो वही मैंने उस गीत में जिक्र करी थी। अच्छा, इस गीत में भी जो है अपने अपने भाव सपने देख लिए जी। किसी ने इसमें जो है राजनीति देखनी, किसी ने इसमें माइग्रेशन देख लिया, किसी ने इसमें कुछ देख लिया। जी। तो ये बड़ा टफ नहीं हो जाता गीत लिखना कि भैया भाव तो सौरभ भाई किसी के कुछ भी हो सकते हैं, आप अच्छी भावना से गीत गा रहे हैं और कोई उसमें अपने भाव मर्ज कर दे कि भैया आपने ये गीत ऐसे लिख दिया। बिल्कुल 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 होता है, पर इंसान को जो गायक है या लेखक है उससे इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो उस टाइम क्या उत्तर दे। बड़ा चैलेंजिंग फील्ड है। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग फील्ड है। संयम भी रखना पड़ता है। संयम रखना पड़ता है। सौरभ भाई, एक वाला गाना आपका है, या कौन दी हवा ठंडी, हाँ, बाकी मेरे को। सौरभ भाई, गाँव को लेकर और पहाड़ों को लेकर जो दर्द आपके गीतों में दिखाई देता है, वो दर्द जो है उम्मीद करते हैं कि आगे भी दिखाई देगा। हम सुनना चाहेंगे उस गीत को जो पहाड़ गाँव को लेकर आपने वकी मेरा गो गाना गाया था। ये आशीष नेगी भाई ने इस गीत को लिखा था और बड़ा खूबसूरत लिखा है कि जखियों दी हवा सरारा 5 लाख डुगा सुका भारा ठंडो मीठो पानी धारा वखी मेरू गो जख बदरी के दारा वखी मेरू गो गड़कुमो जोन सारा वखी मेरू गो जख शंभु बोले नाथा वखी मेरू गो जख हाट माँ काली का वकी मेरू गो। शानदार। सौरभ भाई, अब एक सवाल मेरा बड़ा वाजिब सवाल है। जब हम किसी फील्ड में जो हैं आते हैं और उस फील्ड के जो पारंगत लोग होते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो बहुत कम ऐसे हाथ होते हैं जो वास्तव में जो है अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि भैया हाथ किसी ने रख दिया हो कि सौरभ भाई मदद करेंगे, सौरभ भाई तुम गाओ, तुम अच्छा गाते हो, बड़े गायकों ने, या फिर अपने के लिए जो है खतरा भांपते हुए कि यार ये लड़का कुछ करना जाए, हम पीछे न हट जाएं? नहीं, बड़ा कठिन सवाल है। कठिन नहीं सौरभ भाई, ये तो शाश्वत सत्य सवाल है। राणा जी, ऐसा है, मेरे से जितने बड़े गायक हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा अच्छे से मिलता हूँ और मिलने के बाद में उनके पास ज़्यादा बैठता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बड़ी हिचकिचाहट लगती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा संघर्ष किया है, हमसे ज़्यादा गीत गाए हैं और हर मेरे से ऊपर के गायक ने मेरे को अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट का मतलब यही होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कीजिए। इससे अत्यधिक और कोई कुछ किसी के लिए नहीं कर पाता है। यदि कहीं दुकान परचूने तू कोई भी नहीं चाहता कि बगल में परचूने दुकान खोलो। हाँ, पर ये जरूर वो बता देता कि दुकान में बढ़िया ठीक है, लाभ है, आप दुकान कहीं और खोलिए। पर ऐसा है, सबने में दुकान का सामान बदलने के लिए तो नहीं कहा कभी किसी ने कि भैया हम ये सामान रखेंगे और तुम ये सामान रखोगे। तो ऐसा है। हाँ। जो हमसे पढ़े हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी और हमें अप्रिशिएट भी किया है। सच में मुझे आदरणीय नेगी जी भी हूँ, भरतवाण जी हूँ, सब ने जितने हमारे वरिष्ठ गायक हैं, आदर्श हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा की है। काफ़ी बार तो बाकायदा सोशल मीडिया पे कमेंट में और कार्यक्रमों में, मंचों पे भी मेरी तारीफ करी है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथी कलाकार भी हैं जो उनके साथ मैं बड़ा अच्छा मेल जोल बना के रखता हूँ, गायक के नाते नहीं, मानवता के नाते। बिल्कुल। और यदि कोई ऐसा सोचता भी हो तो वो उसकी अंदरूनी, उसके मन की निष्ठा है, वो उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा।
सौरभ भाई, वर्तमान समय में जो है हर चीज का जो रिजल्ट है वो राजनीति है, और आदमी ब्यूरोक्रेट्स हो या गायक हो या कुछ भी हो, तो अंततः जो चुनाव लड़ता है और कहीं ना कहीं राजनीति माना जाता है। क्या सौरभ मैठानी भी सोचते हैं कि भैया फेम मिल जाएगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे सही अवसर मिल गया तो राजनीति की ओर भी मुख कर लेंगे? राणा जी, राजनीति के लिए तो पहले तो बहुत ज़्यादा धन चाहिए। हाँ। जो मैं सिचुएशन अभी की देखता हूँ, मतलब जब हम चुनाव के कार्यक्रमों में भी जाते हैं तो कलाकार को भी मिलता है, तो जनता को भी मिलता है, तो टेंट भी है, तो ये भी है, वो भी है। भगवान जैसे हम पे इतना आर्थिक तो अभी है नहीं, पर यदि कभी मौका मिलेगा भविष्य में, ऐसा मिलेगा कभी मौका, तो मैं कभी भी इस मौके में पीछे नहीं हटूंगा। और जैसे लोक संस्कृति की सेवा कर रहा हूँ वैसे अपने समाज की सेवा भी करूंगा। वो किसी भी स्तर पे मिले, कभी अगर मुझे मौका मिला या मैं इस प्रकार का सक्षम हुआ तो मैं जरूर चुनाव में, राजनीति में भी जाऊंगा। जखियों दी हवा सरारा, 5 लाख डुगा सुका भारा, ठंडो मीठो पानी धारा, वखी मेरु गो जख बदरी केदारा, वखी मेरु गो। मैठानी जी, एक गाना लोकप्रिय तो आपके सभी गाने हैं, पर एक और गाना जो है ऊंचा ऊंचा सैंडल वाला, उसकी थीम को मैं जानना चाहूंगा, और फिर वही अनुरोध कि मैं 2 लाइनें नहीं, मैं 4 लाइनें सुनना चाहूंगा। एक गीत मैंने गाया था, जो महिलाएं, जो हमारी मातृशक्ति आज भी पलायन नहीं करी है, जिन्होंने आज से 20-25 वर्ष उनके हस्बैंड ने जरूर बोला होगा कि चल देहरादून ले आता हूँ तुझे अपने साथ, या बम्बई ले आता हूँ, दिल्ली ले आता हूँ। जो मातृशक्ति आज भी पहाड़ है, उसके लिए मैंने एक गीत बनाया था कि लड़का कह रहा है कि ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी, ते सणी में दिल्ली घुमोलू अफु चललू गाड़ी, HMT घड़ी पैरोलू तेरा हाथ माँ, मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ माँ। तो वो लड़की कह रही है कि नीचेंदा तुम्हारा सैंडल, नीचेंदी तुम्हारी साड़ी, कलेजी सी कतरी छन ही बाड़ी सगवाड़ी, धरती को ना तू जुड़ो च साथ माँ, तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ माँ। सौरभ मैठानी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो उत्तराखंड का नाम देश विदेश में अपने गीतों और संगीत के माध्यम से जो है ऊंचा कर रहे हैं। और वास्तव में सौरभ मैठानी ने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष एक प्रेरणा भी है कि किस प्रकार से जो है आप भी संघर्ष करके इस पायदान पर पहुंच सकते हैं। परंतु सौरभ मैठानी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं चुना। तो यदि आप भी संगीत क्षेत्र से हैं तो सौरभ मैठानी की यह सीख आपको जरूर लेनी चाहिए। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रभजन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।